हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रथम वर्ष के विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। जी हाँ, हम बात करेंगे समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा में इकाई 1 की। जी हाँ, इस इकाई 1 जिसका नाम है राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस पूरी इकाई का अंक विभाजन बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न कितने अंकों के आते हैं, और तो और इसमें हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, उनके उत्तर क्या होंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए डीएलएड का पाठ्यक्रम लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री। भारत की कोई भी और कंसल्टेंसी सर्विस इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती अपने छात्रों के लिए। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और इच्छुक कोर्स में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्सेस जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, डीएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इस प्रकार के वेरियस कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ रीट, एमपीटीईटी, टीईटी, सीटेट, इन सब परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इन सबका स्टडी मटेरियल भी मिलता है, तो आप वेरियस कोर्सेज में एडमिशन प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने जितने भी सगे संबंधी या आपके भाई बहन या जो भी रिश्तेदार होंगे जिनका आप भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी डिग्री दिलाना चाहते हैं, अच्छे अंकों से पास कराना चाहते हैं, तो बहुत ही कम फीस में विभिन्न प्रकार की डिग्री के कोर्सेज हमारे यहाँ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में अवेलेबल है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं ये नंबर पर, और आपको बहुत आसानी से प्रवेश मिलेगा। भारत भर के किसी भी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी आप हो, पास आउट हो, आप प्रवेश पा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और साथ ही साथ अपना सरकारी अधिकारी, सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा कीजिए। जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ जो कोर्सेज ऑफर्ड हैं उसमें क्या क्या जो कोर्सेज दिए गए हैं, जैसे कि बीएड, बीएससी, इन सब के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे ही चैनल पर और आपको मिलेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं बीएड का पाठ्यक्रम, डीएड का, जिसमें प्रथम वर्ष समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा डीएड का पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं। तो उसके हम इकाई 1 की बात करने वाले हैं। कुल 5 इकाइयां हैं, तो इसमें से 4 इकाइयों के 15-15-15 और 5वीं इकाई के 10 अंक विभाजित हैं। तो इस इकाई 1 में कुल 15 अंक आवंटित हैं, इसमें 15 विभाजित किए गए हैं। इसमें 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। जी हाँ, यहाँ पे जो आते हैं क्वेश्चन वो आप ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 3 आएंगे, और 2 मार्क्स का 1 प्रश्न आएगा, और 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे, और 4 मार्क्स का 1। तो 4, 3 के 2 होते हैं 4, और ये 6, 10, 10 2 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित हैं इस इकाई 1 पर, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस इकाई का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बारे में पढ़ने। तो सबसे पहला, समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा प्रथम वर्ष, इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। शिक्षा जो होती है उसका संकुचित, यानी बड़ा अर्थ नहीं, छोटा अर्थ पूछा तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है विद्यालय शिक्षा। सिर्फ विद्यालय में शिक्षा लेना, इसी को लोग शिक्षा समझ लेते हैं, जबकि ये सही शिक्षा नहीं है। तो संकुचित शिक्षा है, आधी अधूरी है ना, गलत शिक्षा समझ लीजिए आप। सिर्फ विद्यालय की शिक्षा लेने से कोई अच्छा शिक्षित नहीं हो जाता। सुशिक्षित होने के लिए हमें विद्यालय के अलावा समाज, परिवार, इन सब में शिक्षा ग्रहण करनी होती है। सभी तरह से सभी जगहों पर रहने की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय शिक्षा है। ठीक, संपूर्ण शिक्षा का अर्थ कहेंगे तो समाज, परिवार, ये सब कुछ आ जाएगा। दूसरा, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी यानी दो तरफा प्रक्रिया, दो तरफा प्रोसेस है शिक्षा। किसके बीच? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। जी हाँ, शिक्षा देता कौन है? शिक्षक। शिक्षा ग्रहण कौन करता है? विद्यार्थी। जैसे मैं अभी शिक्षा दे रहा हूं और आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके और मेरे बीच की प्रक्रिया, ये प्रोसेस है द्विमुखी, 1 और 2। जी हाँ, हम 2 लोग शामिल हैं, तो ये द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच द्विमुखी प्रक्रिया है। अगला, शिक्षा और समाज का संबंध क्या है? भाई, शिक्षा और समाज का संबंध बहुत ही घनिष्ठ, घना संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है, अटूट है, बहुत ही गहरा संबंध है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चौथा, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। यह परिभाषा किसने दी? जी हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दी? स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, इस तरह की परिभाषा स्पेंसर ने दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विकासशील देशों के पिछड़ापन का कारण क्या है? विकासशील जो देश हैं उनके पिछड़ापन के कारण है शिक्षा की कमी। क्या कारण है? शिक्षा की कमी। जितने भी विकासशील देश आपको मिलेंगे उन देशों में पिछड़ापन है, पर उन देशों में जो पिछड़ापन है वो क्यों है? तो क्यों है? तो शिक्षा की कमी की वजह से, शिक्षा के अभाव की वजह से। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया कि किसकी कमी से, धन की कमी से, टेक्नोलॉजी की कमी से, संस्कारों की कमी से, शिक्षा की कमी से, तो सही उत्तर होगा शिक्षा की कमी, शिक्षा का अभाव। ठीक, विकासशील देशों के पिछड़ापन का कारण है शिक्षा का अभाव, शिक्षा की कमी। अगला, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया है समाज में।
शिक्षा का जो आदान प्रदान कहाँ लिया जाता है भाई, समाज में ही तो देते हैं ना शिक्षा। अब हम कोई समाज से बाहर, अर्थ के बाहर तो नहीं चले जाएंगे पढ़ाने के लिए, मैं किसी स्पेस में थोड़ी जाके यूनिवर्स में थोड़ी पढ़ाऊंगा, है ना। पढ़ाने का जो कार्य है, जो शिक्षा का कार्य है, यानी शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना, आप और मैं जो कर रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है हमारे समाज में ही तो होती है ना। अपने समाज में, आप अपने घरों में, अपने जहां पर भी अपने यथास्थान पर बैठे होंगे, वो आपका समाज में ही तो आता है। मैं जहां से पढ़ा रहा हूं, मैं भी किसी समाज में ही तो हूं। तो शिक्षा का जो प्रक्रिया आदान प्रदान की है, कहां होती है, समाज में होती है। अगला प्रश्न, भारत में सामाजिक परिवर्तन के सबसे अधिक योगदान रहा, भारत में सामाजिक परिवर्तन का सबसे अधिक योगदान कहां रखा, किसका रहा है, पाश्चात्य शिक्षा का, यानी पश्चिमी देशों की शिक्षा का, वेस्टर्न एजुकेशन का। जी हाँ, भारत में जो समाज में परिवर्तन आया है, समाज में जो चेंजेस आए हैं, वो क्यों आए हैं, वो आए हैं विदेशी शिक्षा की वजह से। जी हाँ, पाश्चात्य पश्चिमी शिक्षा की वजह से, सिर्फ विदेशी नहीं, पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज जो है, अमेरिका यूरोप की जो कंट्रीज हैं, ये सारी इन्हीं कंट्रीज की वजह से हमारे यहाँ जो है समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। ठीक, तो हमारे यहाँ भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान रहा है पाश्चात्य शिक्षा का। अगला प्रश्न, शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार है। जी हाँ, शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार है। सबसे पहले परिवार में ही तो बालक जो बड़ा होता है, बालिका जो बड़ी होती है, वो समाज में ही तो बोलना लिखना सीखती है, अपने घर में ही, सबसे पहले परिवार में, अपने माता पिता से चलना बोलना, है ना, कुछ शब्दों को सीखती है, किससे, परिवार के जनों से ही। तो शिक्षा जो है उसकी प्रथम पाठशाला परिवार है। तो अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का औपचारिक साधन विद्यालय है। शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है, शिक्षा का औपचारिक साधन विद्यालय है। शिक्षा हासिल करने का एक ऑफिशियल मेथड, औपचारिक साधन, औपचारिक मेथड जो होगा वो क्या है, तो विद्यालय। भाई स्कूल के थ्रू तो सीख पाते हैं, है ना। अब ऑनलाइन भी सीख, अभी तो ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, पर छोटे बच्चे नहीं सीख पाएंगे ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन के लिए स्कूल ही जाना पड़ेगा हमें शिक्षा ग्रहण करने के। तो शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है, विद्यालय है। शिक्षा का औपचारिक साधन विद्यालय है। तीसरा देखिए, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। अगला, राज्य के अनिवार्य तत्वों का लेख लिखिए। भाई राज्य, किसी राज्य को बनने के लिए उसमें जो अनिवार्य तत्व होते हैं उनका बारे में लिखिए। तो भाई जनसंख्या होना चाहिए, किसी भी देश में लोग होने चाहिए ना सबसे पहले। दूसरा, उस देश का एक निश्चित बाउंड्री होनी चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, साथ ही साथ वहां पे एक सरकार होनी चाहिए, और वहां पे संप्रभुता यानी कि सेल्फ रूल, खुद का नियम कानून चलना चाहिए। तो वो एक देश कहलाएगा, तो वह एक राज्य देश कहलाएगा। ठीक है, तो राज्य के अनिवार्य तत्वों का लेख लिखिए। उस एरिया में जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, खुद की स्वयं की सरकार होनी चाहिए, तथा संप्रभुता होनी चाहिए, है ना, स्वयं के नियमों से चल सके। तो इतने तत्व रहेंगे तो ही एक राज्य बनेगा, तो ही एक राज्य, एक देश बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विद्यालय से आप क्या समझते हैं। तो भाई विद्यालय क्या है, विद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षा ग्रहण की जाती है। सिंपल, विद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षा ग्रहण की जाती है। यहाँ बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। जी हाँ, यहाँ बच्चों का क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास किया जाता है। तो शिक्षा वह स्थान है, विद्यालय वह स्थान है जहां पे शिक्षा ग्रहण की जाती है, जहां पर बालकों का सामाजिक, पारिवारिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, मानसिक, इन सब तरीकों पर विकास किया जाता है बालकों का, है ना, बालक का विकास होता है। तो ये शिक्षा विद्यालय के बारे में आप लिख देंगे। ठीक, और भी चीजें इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूं। अगला, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 महत्व लिखिए। शिक्षा की दृष्टि से भाई राज्य के 2 महत्व हैं, किसी भी राज्य में शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है। शिक्षा की दृष्टि से पहला, सुचारू शासन। भाई पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, अनपढ़ लोग रहेंगे तो देश में रूल कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा ना। पढ़े लिखे लोग चाहिए, इसलिए कहते हैं कि अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए, पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना चाहिए, है ना। तो सुचारू शासन। दूसरा, योग्य नागरिक का निर्माण। भाई योग्य नागरिक का निर्माण कैसे होगा, जैसे मुझे वोट देना है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूंगा तो मुझे समझ में आएगा कौन सी सरकार अच्छी है देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, मैं उस सरकार को वोट दूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसे ये नहीं समझेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा जो सरकार है वो देश और राज्य के लिए अच्छी होगी, तो किसी को भी चुन देगा, पैसे के लालच में आके भी चुन सकता है। तो ये नहीं करना है, हमें देखना है कि कौन सा जो है योग्य, जो पढ़ा लिखा नागरिक होता है, शिक्षित नागरिक होता है, वही योग्य सरकार चुन सकता है। तो शिक्षा का राज्य के हिसाब से, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 महत्व कौन से हैं, भाई सुचारू शासन चलना चाहिए, दूसरा योग्य नागरिक का निर्माण होना चाहिए। अगला प्रश्न, निजी शिक्षण संस्थानों के प्रकार बताइए। जो निजी शिक्षण संस्थान होते हैं उनके प्रकार। भाई निजी शिक्षण संस्थान की बात करें तो निजी शिक्षण संस्थान में वो आएगा, वो शिक्षण संस्था आएगा जिसको सरकार से कुछ भत्ता मिलता हो, यानी सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, यानी सरकार से कुछ पैसे सरकार की तरफ से आते हो। और एक ऐसा संस्थान होगा जिसमें पूरा का पूरा पैसा प्राइवेट लगाता है, सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसा संस्थान जिसको सरकार से आंशिक वित्त पोषण मिलता हो, यानी थोड़ा सा भत्ता मिलता हो, थोड़े पैसे मिलते हो सरकार की तरफ से, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। और एक ऐसा होता है पूरी तरह से प्राइवेट, स्ववित्त पोषित, यानी स्वयं के पैसों पे चलेगा, जो फीस लेंगे उसी फीस से फैसिलिटीज देंगे। तो इस प्रकार के 2 विद्यालय होते हैं, 2 प्रकार के निजी शिक्षण संस्थान होते हैं, एक आधा सेमी गवर्नमेंट और एक पूरा प्राइवेट, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से 2 तरह के शिक्षण संस्थान होते हैं। तो यहां मैंने आपको इतने मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय शिक्षा है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, शिक्षा और समाज का संबंध है घनिष्ठ, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, इस परिभाषा किसने दी है? स्पेंसर ने। विकासशील देशों के पिछड़ेपन का कारण है शिक्षा की कमी, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया है समाज में। साथ ही साथ भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? पाश्चात्य शिक्षा का। जी हाँ, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान रहा है पाश्चात्य शिक्षा का। अगला, शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार है। शिक्षा कहां सबसे पहले मिलती है? परिवार में। अगला, शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? विद्यालय है। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। राज्य के अनिवार्य तत्व जो है जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। साथ ही साथ विद्यालय से क्या अर्थ होता है? विद्यालय से आप क्या समझते हो? तो विद्यालय वो स्थान है जहां पे शिक्षा ग्रहण की जाती है, जहां पे बालकों का शैक्षणिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है। ठीक। और निजी शिक्षा की दृष्टि से राज्य के वहां तो हमने लिखे निजी शिक्षण संस्थान के प्रकार बतलाइए ना। निजी शिक्षण संस्थान के प्रकार की बात करें तो सरकार से आंशिक वित्त पोषित और स्व वित्त पोषित, यानी खुद के पैसे पे चलने वाला स्कूल और गवर्नमेंट की सहायता से चलने वाला स्कूल, ये दो प्रकार के निजी संस्थान। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो महत्व भी है। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो महत्व, एक सुचारू रूप से शासन चलाना, दूसरा योग्य नागरिकों का निर्माण करना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये कुल मिला के 14 प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछने की पूरी गारंटी है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखिए तो 3 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले आपके पक्के हो गए। तो स्टूडेंट्स चलिए अब बढ़ते हम अगले प्रश्नों की ओर, जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो प्रश्न अनिवार्य रूप से परीक्षा में पूछेंगे। ये 3 अंकों के लिए, साथ ही साथ 4 अंकों के लिए भी पूछ सकते हैं, या इनमें से कोई 2 अंकों का भी आ सकता है। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, एंड तक आपको बने रहना है। और मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कमेंट करना है, और एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और बात करते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से प्रश्न क्रमांक 15वां है, शिक्षा के निजीकरण के दोष बतलाइए। यानी कि शिक्षा का निजीकरण किया जाएगा, शिक्षा जो है निजी लोगों के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में दी जाएगी, तो क्या होगा? प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग, इन्होंने क्या कर रखा है शिक्षा का। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहला कि अगर निजीकरण हुआ है शिक्षा का तो उससे संसाधनों की कमी आई है, संसाधनों का अभाव है। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में उतने संसाधन नहीं होंगे जितने गवर्नमेंट स्कूल में होंगे। सरकारी स्कूल में सरकार से पोषित खूब पैसा आएगा, उस पैसे से सामान आएगा, जबकि जो निजी होते हैं वो अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। सरकार को लाभ नहीं चाहिए, सरकार को तो रिजल्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, इसलिए सरकार पूरा पैसा खर्च करती है स्कूलों पर। जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, निजी स्कूल्स होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? संसाधनों का अभाव रखते हैं, जिसके कारण से अच्छी शिक्षा छात्रों को नहीं मिल पाती। ये पहला दोष। दूसरा, कुशल शिक्षकों का अभाव होता है। सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे तो हमेशा ऐसे शिक्षक की भर्ती होगी जो डीएड बीएड करके होगा, सरकारी परीक्षा पास करेगा, पूर्ण पात्र होगा उसके लिए, उसी को मिलेगी। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में आप देखते हो किसी को भी रख लिया जाता है एज ए टीचर पढ़ाने के लिए, अगर उसे अंग्रेजी नहीं बोलने आ रही तब भी उसे अंग्रेजी का शिक्षक बना दिया जाता है, उसने डीएड बीएड नहीं किया है तो भी बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छे शिक्षकों का, कुशल शिक्षकों का अभाव होता है प्राइवेट स्कूल्स में। एक ही शिक्षक वहां पे सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है, वही शिक्षक मैथ्स भी पढ़ा रहा है, वही शिक्षक साइंस भी पढ़ा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो सरकारी स्कूलों में कुशल शिक्षकों का अभाव नहीं होता, जबकि प्राइवेट में होता है। तो शिक्षा का अगर निजीकरण किया जाएगा तो ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी। ठीक है। अगला, व्यवसायिक मनोवृत्ति। इन निजी संस्थाओं का, जो निजी शैक्षणिक संस्थान है, उनकी मनोविज्ञान जो है, उनका व्यवसायिक मनोवृत्ति हो गई है। यानी वो हर चीज को बिजनेस, व्यवसाय की नजर से देखते हैं। बच्चों की शिक्षा को भी व्यवसाय की नजर से देखते हैं कि हम फीस ले रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। ये नहीं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, उनके लिए फीस पहले आती है, पैसा पहले आता है, व्यवसाय की तरह हो गया है और व्यवसायिक मनोवृत्ति हो गई है, जिसके कारण से ये जो शिक्षा का स्तर है दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जबकि सरकारी स्कूल में आप देखोगे तो सरकारी स्कूल में सरकार को पैसा नहीं कमाना है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से, अब यहाँ सरकारी किताब है तो सरकार ने ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि इस वक्त सरकारी स्कूल की दशा क्या है। सरकारी स्कूल के टीचर 80-80 हजार पेमेंट लेते हैं और चेयर पे, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, और सरकारी स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, और आपसे और मुझसे छुपा नहीं है किसी से भी। सरकारी स्कूल के शिक्षक का खुद का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और वो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ये काफी है सरकार के प्रयास की, सरकार की दशा बताने के लिए, सरकारी स्कूल की दशा बताने के लिए। पर ये किताबें सरकार के द्वारा लिखी गई हैं, तो इसमें जो बातें हैं हमें वही करनी पड़ेगी, वही सही जवाब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है।
अगला, मानकों का उल्लंघन। ये तो निजी संस्थान करते हैं, ये तो सही बात है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वो सरकार के नियम कानून से ही चलते हैं, एक भी मानक का उल्लंघन नहीं करते। जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, निजी शिक्षण संस्थान होते हैं, वो मानकों का उल्लंघन करते हैं। यानी कि जो अशिक्षित होगा, अप्रशिक्षित होगा, उस शिक्षक को भी काम पे रख लेंगे, उसको भी पढ़ाने के लिए रख लेंगे। साथ ही साथ किसी भी समय स्कूल चालू और बंद करते हैं, छुट्टी होगी तो उस दिन छुट्टी नहीं देंगे, जिस दिन नहीं देनी चाहिए उस दिन भी दे देंगे छुट्टी। तो सरकार ने जो तय मानक किए हैं उनका उल्लंघन होते रहता है। ठीक है, ये निजी शिक्षण संस्थाओं की बात है। उसके बाद सुरक्षा का अभाव। निजी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा का अभाव होता है, बाउंड्री वॉल नहीं होती है ना, और भी कई ऐसा, अग्निशामक यंत्र नहीं रखा होता। तो ये सब जो है सुरक्षा की दृष्टि से चूक है, जो निजी संस्थान नहीं करते, क्योंकि इस पे पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होगा तो इसमें प्रॉफिट लाभ कम होगा निजी संस्थान को, इसलिए निजी संस्थान इन सुरक्षा उपाय को नहीं करते हैं। ठीक, तो ये सारा जो है शिक्षा के निजीकरण करने का दोष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व बताइए। भाई, आर्थिक विकास जिससे हो सकेगा उसके निर्धारक तत्व बताइए। तो आर्थिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? सबसे पहला जनसंख्या, देश की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। देश में जो जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो गरीब लोग भी ज्यादा होंगे, बेरोजगार लोग भी ज्यादा होंगे, संसाधन भी ज्यादा लगेंगे, तो इससे देश पिछड़ सकता है। जैसे अभी भारत के साथ फिलहाल हो रहा है, देश की जनसंख्या बेलगाम बढ़ते जा रही है। 140 करोड़ की जनसंख्या, 145 करोड़ की जनसंख्या है जो बेलगाम है, जिससे 40 करोड़ बेरोजगार लोग भूखे में मर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर जनसंख्या कम होगी तो सरकार कम लोगों के लिए रोड, बिल्डिंग, डैम बनाएगी। जनसंख्या कम होगी तो सरकार कम लोग को अच्छे से जॉब दे सकती है, नौकरी दे सकती है। तो जनसंख्या कम होनी चाहिए, और जितनी भी जनसंख्या हो वो अच्छी जनसंख्या हो, सरकार का काम में मदद करने वाली हो, सरकार को टैक्स देने वाली हो। अब बेरोजगार इतने हैं तो टैक्स भी नहीं देते होंगे, टैक्स नहीं देते होंगे तो सरकार का भला भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें, तो जनसंख्या होनी चाहिए लेकिन ऐसी जो अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी। प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, जिस भी देश में प्राकृतिक साधन ज्यादा होंगे, उदाहरण के तौर पर नदियां ज्यादा होंगी, उपजाऊ जमीन ज्यादा होंगे, जंगल ज्यादा होंगे, वन संपदा, साथ ही साथ खनिज पदार्थ बहुत मिलेंगे, तो उस देश का डेवलपमेंट बहुत होगा, उस देश का विकास बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस देश में प्राकृतिक साधन नहीं होंगे उस देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक, पूंजी यानी कैपिटल, पैसा, देश में पैसा भी होना चाहिए कि अगर कोई पूंजी किसी के पास होगी तो फैक्ट्री लगाएगा। उदाहरण के तौर पर हम ये अंबानी, बिरला, अमीर लोगों को गाली दे सकते हैं कि भाई ये बहुत अमीर है, मजदूरों का खून चूसते हैं, ऐसा, लेकिन अगर इनने कंपनी नहीं खोली होती तो लाखों मजदूर उनकी फैक्ट्री में जॉब नहीं कर रहे होते। अगर वो अपनी फैक्ट्री बंद करते अभी लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो भाई ये जो अमीर लोग हैं ये हमारे समाज को चला रहे हैं, बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। अमीर लोग कई लोगों का घर चला रहे हैं, पेट भर रहे हैं जॉब देकर। तो बहुत जरूरी है कि सरकार सबको जॉब नहीं दे पाती है, सबके पास सरकारी नौकरी थोड़ी है, अधिकतर लोगों के पास प्राइवेट नौकरी है। और वो अधिकतर लोगों को प्राइवेट नौकरी कौन दे रहा है? ऐसे पूंजीपति अमीर लोग ही दे रहे हैं। तो हमें उन अमीरों का धन्यवाद भी करना चाहिए जो समाज को चला रहे हैं। अगला, सामाजिक तत्व। भाई समाज में कुछ अगर शांति है, मान लो अगर हमारे देश में, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगड़ते झगड़ते रहे हमेशा, या फिर जाति वाले जो है वो आपस में लड़ते रहे, तो क्या देश का सरकार विकास कर पाएगी? देश का विकास होगा? नहीं होगा। तो समाज में अगर शांति होगी, समाज में भाईचारा होगा, एकता बनी रहेगी, तो किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और देश का अच्छा विकास हो पाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। जी हाँ, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक यानी कि वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सही दिशा में कदम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करें, अगर देखें तो आप पता चलेगा कि पाकिस्तान हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को आप देखोगे, पाकिस्तान का नाम बॉम्ब ब्लास्ट करने में, आतंकवाद फैलाने में, गरीब देशों में, भुखमरी में नाम आएगा। ठीक है, उसने कभी कोई मिसाइल नहीं बनाई ढंग की, कोई स्पेसशिप में नहीं गए, कभी किसी को दान नहीं दिया, सबसे कर्जा ही लेते रहता है। कभी अभी कोविड-19 सिचुएशन में हमने कई देशों को दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी, हमने खुद की वैक्सीन बना ली, और पाकिस्तान दूसरों के ऊपर निर्भर था। पाकिस्तान दूसरों से उधार मांग के काम चला रहा है। क्यों? क्योंकि इनने अपने पैसे खर्च किए आतंकवाद बढ़ाने में, हथियार बनाने में, भारत से लड़ने में, कश्मीर छीनने में, जब हमारे सैनिकों को मारने में इन्हें पूरा ध्यान दिया। जबकि हमारी सेना अपने इस वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने पे, विकसित करने पे, देश के छात्रों को हम क्या सिखाते हैं? जियो जीनो दो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा समस्त विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसा सिखाते हम अपने बच्चों को। जबकि ये लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान में लोगों को मारना सिखाते, बॉम्ब ब्लास्ट करना सिखाते, भारत के खिलाफ जहर उगलना सिखाते हैं। तो इस कारण से वो पिछड़े हुए हैं। संगठन एवं विशिष्टीकरण, हमारे संगठन मजबूत होना चाहिए। हमारे यहाँ विशिष्टीकरण, समाज का बंटवारा जो है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये सही से होना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच अंतर कम होना चाहिए, ताकि समाज में बहुत अच्छे से सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके, ये होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या महत्व है? भाई राष्ट्रीय विकास में, देश का विकास करने में शिक्षा का क्या महत्व है? अगर मान लो अनपढ़ व्यक्ति होगा तो क्या वो जॉब करेगा, कमा पाएगा? नहीं। तो देश को टैक्स भरेगा? नहीं। अगर अनपढ़ व्यक्ति होंगे जिनके पास शिक्षा नहीं होगी तो वैज्ञानिक होंगे, डॉक्टर्स होंगे, बीमारी को इलाज मिलेगा? नहीं। नई नई तकनीक आएगी? नहीं आएगी। तो शिक्षा का तो बहुत महत्व है देश के विकास में, है ना। प्रबुद्ध नागरिक, भाई अगर नागरिक शिक्षित होगा तो प्रबुद्ध यानी अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छी सरकार चुनेगा, अच्छी सरकार होगी तो अच्छा देश भी तो बनेगा, देश का विकास होगा। विज्ञान और तकनीकी विकास, भाई अगर शिक्षा नहीं होगी तो विज्ञान और तकनीक का विकास तो हो ही नहीं सकता देश में, और विज्ञान और तकनीक से ही कोई भी देश तरक्की करता है, हम सभी जानते हैं। तो देश को तरक्की करने के लिए बड़े बड़े देश जो है सबसे तरक्की हुए, जापान, अमेरिका, इनसे बराबरी करने के लिए हमें अपने देश में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, टीचर ये सब अच्छे बनाने होंगे और अच्छे अच्छे लाने पड़ेंगे ताकि हमारा देश और विकास कर पाए। अगला कृषि का उद्योग, हमारा एग्रीकल्चर सामान तो बन रहा है लेकिन सामान को उन मजदूरों से, उन किसानों से खरीदने के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है, तो हमें ऐसे उद्योग बनाने चाहिए जो कृषि का सारा सामान खरीद के बना सके और जिससे हमारे किसानों को फायदा हो। साथ ही साथ आर्थिक विकास, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का महत्व। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, शिक्षा के समान उद्देश्य बतलाइए। शिक्षा के समान उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा क्यों चाहिए? भाई शिक्षा चाहिए अपना मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास करने के लिए। शिक्षा मिलेगा तो ही तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। शिक्षा से ही हम अपने शरीर का विकास, भाई योग शिक्षा पढ़ के हम शरीर का विकास कर सकते हैं ना, चरित्र विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, इसी से सही क्या है गलत क्या है इसके बीच अंतर पता चलता है, ये आप लिख सकते हैं। सांस्कृतिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास, जीविका उपार्जन, यानी कि जिंदगी जीने के लिए, दो रोटी कमाने के लिए, दो टाइम का पेट भरने के लिए, हमें भी अपनी जीविका चलाने के लिए भी हमें शिक्षा की मदद से ही नौकरी मिलती है। अगर अनपढ़ व्यक्ति कैसे अपना परिवार पाल सकता है? नहीं पाल सकता, बहुत कम पैसा मिलेगा, है ना। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, तो अपना परिवार, अपनी जीविका चला सकता है। संतुलित विकास, विकास जो है देश में, डेवलपमेंट जो है वो संतुलित होगा, बैलेंस होगा, यानी सबके लिए अच्छा अच्छा होगा, अमीर भी डेवलप होगा, गरीब भी विकास होगा उसका भी। पूर्ण जीवन का उद्देश्य, और शिक्षा जो है हमारे जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक सफल आदमी जो शिक्षित है उसकी ज्यादा संभावना है कि वो अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, जबकि एक अनपढ़ आदमी है उसको उसकी बहुत कम संभावना है कि वो अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। तो ये सारे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है शिक्षा के समान उद्देश्यों में से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से, इस इकाई से। इस इकाई 1 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करनी है। ये आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर दिला सकते हैं परीक्षा में। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो इकाई 1 की, जिसमें हमने बात की राज्य, राजनीति एवं भारतीय शिक्षा की। ठीक है, भारतीय शिक्षा की। तो इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न ऑलरेडी, और 3 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न आ सकता है। तो इन प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, इनके उत्तर लिखकर देखिए और इनके बारे में और पढ़िए और जानकारी लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपको 15 पूरे अंक मिल जाए। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिए। साथ ही साथ आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वेरियस प्रकार, विविध प्रकार के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। डीएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, साथ ही साथ बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, राजस्थान के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एमपीटीईटी, सीटेट, इन सभी कोर्सेज को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और पूरे भारत में डीएड की मान्यता प्राप्त है। आप संपर्क कर सकते हैं, इन दिए गए नंबरों पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। बहुत कम फीस में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप देख ही पा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।